हेलो एवरीवन, कैसे आए? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। उम्मीद करते हो कि आप लोग बेहतर होंगे। अगर आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ज्योग्राफी यानी भारतीय वन का ज्योग्राफी नंबर 1 का पहला चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो केवीएस कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूस हम 8 बजे लाइव आते हैं क्लास 10th का मैथ टेक। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस कोचिंग सेंटर 1 गुड्डी गाछ महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, क्वेश्चन 1, सतत पोषणीय विकास क्या है? रियो एजेंडा 21 और सतत पोषणीय विकास के बीच क्या संबंध है? आंसर देना। उत्तर, भावी पीढ़ियों के पोषण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में पर्यावरण को सुरक्षित पहुंचाया जाए बिना विकास करना ही सतत पोषणीय विकास है। समझ गए कि भावी पीढ़ियों को, जो आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करना ही सतत पोषणीय विकास है। जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय ध्वजों द्वारा जिस घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया उसे एजेंडा 21 कहा गया। कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? 21 एजेंडा कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। कहा गया एजेंडा 21 का कार्यसूची है जिसका उद्देश्य सम्मान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति से निपटाना है। यह अंततः सतत पोषणीय विकास पर बल देता है। किस पर? सतत पोषणीय विकास। आप सिंपल में कहेंगे सतत पोषणीय विकास क्या है, तो सतत पोषणीय विकास उस विकास को कहते हैं जिसमें भावी पीढ़ी को देखते हुए संसाधन को उपयोग में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में अंतर करें और नवीकरणीय संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। आंसर, वातावरण के वे सभी पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में स्वतः उपलब्ध होते रहते हैं नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, किसमें? नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु इत्यादि। ठीक है, ये सब के दूसरी ओर वैसे सभी पदार्थ जो एक प्रकार के समाप्त होने के बाद पुनः द्वारा नहीं किए जा सकते उसे अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। मतलब समझे, जो समाप्त हो जाएगा नवीकरणीय नहीं, अनवीकरणीय जो समाप्त नहीं होगा और नवीकरणीय हो जाएगा। नवीकरणीय और जो समाप्त होगा उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं। वैसे नवीकरणीय संसाधन जो प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें तो पढ़ने वाले हैं, समझ गए? यहाँ नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं। वैसे संसाधन, नवीकरणीय संसाधन जो प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें सतत उपलब्ध संसाधन कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें सतत उपलब्ध संसाधन कहा जाता है, जैसे पानी, जीव जंतु, वन इत्यादि। वैसे नवीकरणीय संसाधन जिसकी उपलब्धता और सदैव एक समान नहीं होता पर्यावरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे नदियों में जल का आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? नेशनल रिसोर्स। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? किस परिस्थिति में निजी या सामुदायिक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन धन बन जाते हैं? उल्लेख करें। आंसर, वैधानिक रूप से किसी राज्य अथवा देश की सीमा के अंदर पाए जाने वाले समस्त संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। वैधानिक रूप से मतलब जो कानूनी रूप से राज्य अथवा देश की सीमा के अंदर पाए जाने वाले समस्त संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है।
प्राचीन काल में राजाओं को राज्य की संपत्ति का स्वामी माना जाता था। वर्तमान समय में यह अधिकार सरकार के पास है। आवश्यकता पड़ने पर सड़क या रेल लाइन बिछाने, नहरों अथवा कारखानों अथवा सरकारी कार्यकलापों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यानी राष्ट्रीय महत्व के निर्माण कार्य या विकासात्मक कार्य के लिए सरकार द्वारा जब निजी अथवा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा निजी अथवा सामुदायिक संसाधनों का अधिग्रहण किया जाता है, तब वह राष्ट्रीय संसाधन आ जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन बन जाती है। इस तरह सागर तट से 92.2 किलोमीटर तक दूरी तक का भाग राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अपवर्जक कहेगा 200 किलोमीटर और ये कहेंगे तट रेखा से 19.2 किलोमीटर को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन में शामिल किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। संसाधन नियोजन अथवा संसाधन नियोजन वर्तमान समय की प्रक्रिया की आवश्यकता में शामिल कार्यों का उल्लेख करें। आंसर देना मेरे प्यारे भाई। आंसर, भारत में संसाधनों का वितरण काफी असमान है। किसी भी प्रदेश के सर्वगणीय विकास के लिए कई प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसी प्रदेश में संसाधन विशेष की अधिकता होती है तो दूसरे प्रदेश में इसकी कमी होती है। मतलब कोनो देश में अधिक होती है तो किसी देश में कम होती है। अतः देश के संपूर्ण एवं एक समान सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक होता है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में शामिल कार्य की जाती है। 1 है विभिन्न प्रदेश के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। 2 है आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना तथा संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक समापन करना। 3 है उपयुक्त तकनीक एवं संसाधन ढांचा तैयार करना। फोर है संसाधन किस योजना एवं राष्ट्रीय विकास योजना के बीच समन्वय स्थापित करता है। क्वेश्चन 5 संसाधन को परिभाषित करें। क्वेश्चन 5 है मेरे प्यारे भाई, संसाधन को परिभाषित करें। उत्तर संसाधन तौर से सामान्य तौर से मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु संसाधन कहलाती है, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, वजीव, प्रकाश इत्यादि। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है। सेवा माना गया है, जैसे गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि सेवा वस्तुतः संसाधन का अर्थ। गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि की सेवा वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। इस अनुसार संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन, संसाधन व संचित संभावी एवं संचित ठोस संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम है। संसाधन को संसाधन, संचित को संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ में नहीं हुआ। जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए।
सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधन का विवेकपूर्ण या अतिशीघ्र उपयोग विधि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण समस्या को जन्म देता है। इन समस्या के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों का संरक्षण आवश्यक होता है। तो 8 है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, आंसर देना। संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनके प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं तक तब तक संसाधन का रूप नहीं देती जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाए। जैसे नदियों के बहते जल का पानी बिजली उत्पन्न करना, क्या करना, पानी बिजली उत्पन्न करना, ठीक है, पानी बिजली उत्पन्न करना। बहुत हुई वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, भूगर्भ में उपस्थित खनिज एक्सों को शोधन करके उपयोग को बनाना, इन सभी की अलग अलग तकनीकों की आवश्यकता होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर एवरीवन, बाय बाय, टाटा।